इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्या बताइए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है सर? बहुत बवाल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है भैया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोविजंस कंटेन्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये एक बेसिक चीज़ है, एक बार जान लेंगे हम लोग। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ ब्रॉड सेंस connotes that the technology which is connected with information. Of course, the IT Act 2000 has been substantially amended through the IT Act 2008, ठीक है, which was passed by the Indian Parliament on 24th December 2008 and received the presidential assent on 5th February 2009. The Amendment Act came into force on 27th October 2009. ठीक है, चलो व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? स्कोप क्या है? देखो, इट प्रोवाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, फिर से मैं बता रहा हूँ। इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूजुअली रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. It facilitates the electronic filing of documents with the government agencies. It amends the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act, the Bankers Book Evidence Act, the Reserve Bank of India Act, so as to bring the electronic documentation within preview of the respective enactment. तो ये एक बार पढ़ लेना है आपको. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन जो कि विच शैल नॉट अप्लाई, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं रख सकते. पहला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, अ ट्रस्ट. ठीक है, अ ट्रस्ट. फिर आता है वेयर इज इट ट्रस्ट, अ विल. हाँ जी, अ ट्रस्ट, अ विल, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कन्वेंस और इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी. ठीक है, चलो फिर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अंडर आईटी एक्ट. देखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डाटा रिकॉर्डेड और डाटा जनरेटेड, इमेज और साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश. So broadly, the originator is the person at whose instance it was sent in the following cases. If it was sent by the originator himself, or if it was sent by a person authorized to act on behalf of the originator in respect of the electronic record, if it was sent by information system programmed on behalf of the originator to operate automatically. तो ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का सिग्निफिकेंस. को पढ़ लेना है एक बार. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस खुद से करना है, मैं नहीं करवाने वाला. डेफिनेशंस कुछ करवा दो सर. अच्छा, एक्सेस का मतलब क्या हो? किसी के कंप्यूटर के अंदर एक्सेस मिल जाना. ठीक है, ओके. फिर सर बताइए एड्रेसी मतलब? हाँ जी, एड्रेसी मतलब वो बंदा, देखो दो बंदे होते हैं, एक एड्रेसी, दूसरा ऑरिजिनेटर. ऑरिजिनेटर जो इन्फॉर्मेशन जो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, ठीक है, या फिर मैंने किसी को एम्प्लॉय किया कि तू बना, मैं तेरे को पैसा दूंगा, तो मैं ही ऑरिजिनेटर हूँ वैसे. तो ऑरिजिनेटर जिसके लिए बनाता है, इंटेंट करके बनाता है, वो है एड्रेसी. ठीक है, जिसको मैं भेजने के लिए मैं बना रहा हूँ. एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ये एक सिक्योर की पेयर होता है, हमेशा याद रखना. एक प्राइवेट की होता है फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की होता है टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, अच्छा फिर है ये, एक बार यहाँ से कर लेना ये सारा चीज़. ओके. हाँ, distinguish between electronic form and electronic record. As per the IT Act 2000, electronic form, which refers to information, means any information generated, sent, received or stored in media, magnetic, optical, computer memory, microfilm, microfiche, computer generated microfiche or similar devices. On the other hand, electronic record मतलब डाटा रिकॉर्डेड और डाटा जनरेटेड, इमेज और साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिशी और सिमिलर डिवाइसेस. ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अच्छा, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आया है. ब्रीफली एक्सप्लेन सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 ऑफ IT एक्ट 2000 ऑन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे बताए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट टू प्रिस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैविंग रिगार्ड ऑफ द कमर्शियल सर्कमस्टेंसेज प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन द प्रोसीजर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16. अच्छा, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना वो रिक्वायर, देखो उनको कुछ रूल सेट करने होंगे, ग्राउंड रूल सेट करने होंगे, क्योंकि भैया कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रहे हैं, तो वो क्या गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करते? हाँ, रेगुलेट करते हैं. तो इसी के बारे में लिखा है. व्हेन द प्रोसीजर हैज़ बीन अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट द स्पेसिफिक टाइम, देन सच रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी ए सिक्योर रिकॉर्ड फ्रॉम सच पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ वेरिफिकेशन. एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इफ द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा. अच्छा, ये क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन एक सेपरेटली भी पूछा जाता है कि कब हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो सिक्योर्ड है.
तो द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा एट द टाइम ऑफ एफेक्सिंग द सिग्नेचर वाज अंडर दिस एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी, नो अदर पर्सन, एंड सिग्नेचर क्रिएशन डाटा वाज स्टोर्ड एंड एफिक्स्ड इन सच एक्सक्लूसिव मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन सारे सिचुएशंस में डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर डाटा प्रोटेक्शन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बोले वेर ए कॉर्पोरेट बॉडी possesses डीलिंग और हैंडलिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर रिसोर्स विच ओन्स और कंट्रोल्स और ऑपरेट्स इज नेग्लिजेंट इन implementing and maintaining the reasonable security practices and procedures and thereby causes wrongful loss or wrongful gain of any person, such a body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected। समझ में आ रहा है? मतलब कोई ऐसा है या आपने सिक्योर तरीके से रखा है आपका डेटा वगैरह, ठीक है, वो लीक हो जाए, और किसकी वजह से लीक हुआ? वही डेटा सिक्योर कंपनी की वजह से ही लीक हुआ, जहाँ पे आपने अपना डेटा जो है वो स्टोर करके रखा है, तो वो डेटा कंपनी जो है वही लायबल रहेगा। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में इसलिए लिख के रखा है सो दैट एग्जामिनेशन में किस प्रकार से पूछा जाता है आपको पता लग जाए, और ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहा है आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, तो टेंशन ना लेना। अच्छा देखो क्वेश्चन सुनो अच्छे से, दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली डज एनी एक्ट अंडर सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर और एनी पर्सन हु इज इंचार्ज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, ही शैल बी पनिश्ड विथ व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। पहली बात, ठीक है। इन ब्रीफ डिस्कस द ऑफेंस लिस्टेड इन द IT एक्ट रिलेटिंग टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर रिलेटेड अगर ऑफेंस कर रहे हो तो पनिशमेंट क्या रहेगा? तो पनिशमेंट ऐसा रहेगा कि देखो 3 साल तक का, देखो इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली डज एनी एक्ट रेफर टू सेक्शन 43 ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख और विद बोथ। 3 साल का फाइन, 5 लाख बोथ। अच्छा, कौन से ऐसे ऑफेंसेस जिसको हम लोग ऑफेंस मान रहे हैं इस एक्ट में? तो ये सारे ऑफेंसेस है, एक बार पढ़ लेना है आपको ये सारे ऑफेंसेस। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, साइबर टेररिज्म, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, पोर्नोग्राफी वगैरह, फिर चिल्ड्रंस जो कि इन्वॉल्व है इन सेक्सुअली पोर्नोग्राफी वगैरह उसमें, ठीक है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। तो अगर बच्चों को इंक्लूड करो चिल्ड्रंस को तो दैट इज़ ऑल्सो अ क्राइम, राइट? तो वो भी, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ये सारे। अच्छा, एक बार रीड कर लेना है इसको अच्छे से, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर होगा एपीलेट ट्रिब्यूनल। देखो क्या है, The appellate tribunal for the purpose of this act and the said appellate tribunal shall exercise the jurisdiction, power and authority conferred on it by the act. The central government shall specify by notification the matters and places in relation to which the appellate tribunal may exercise jurisdiction. Central government बोलेगा तू appellate tribunal है, तेरा ये एरिया रहेगा jurisdiction का। In the same chapter there are provisions regarding the compounding of offences and recovery of penalties. Obviously, any person aggrieved by an order of controller certifying authorities or the adjudicator can appeal to the appellate tribunal within 45 days। ठीक है, अगर आप कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड CCA जो है उनसे अगर आप खफा हो तो आपको 45 डेज के अंदर अंदर एपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना होगा। एनी पर्सन एग्रीव बाय एनी डिसीजन ऑफ द 80 appellate tribunal may apply to high court within 60 days and jurisdiction of civil courts is barred in respect of any matters which is addressed। okay, इतना समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 45 days and 60 days, 45 days and 60 days, ठीक है। कब कब आपको एपीलेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना सेक्शन 43 है क्या? ये सेक्शन 43 के तहत तो भैया हम लोग जो है पनिशमेंट दे देंगे 3 साल 5 लाख, लेकिन है क्या? तो ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एक बार देख लेना है, इसको रीड कर लेना है। टैम्परिंग वगैरह, टैम्पर करना, स्टील करना, डिस्ट्रॉय करना, कॉन्ट्रावेंस करना, कंप्यूटर कंटेनिंग और कंप्यूटर वायरस घुसा देना, डिस्ट्रॉय, डिलीट, ऑल्टर कर देना, ठीक है। फिर डैमेज, कॉज टू बी डैमेज, कॉजेज टू बी डैमेज, डैमेज और कॉजेज टू बी डैमेज, फिर डिस्टर्ब करना, ये सारा चीज़। लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ये मैं एक बार आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। देखो, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का कभी भी लायबल नहीं रहते, क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहे हैं नेटवर्क, इंटरनेट तुमको प्रोवाइड कर रहा है। अब उससे तुम क्या कुकर्म कर रहे हो, वो तो नेटवर्क लाइबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर का कोई हाथ नहीं रहता है उसमें, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ अगर आप प्रूफ कर दे कि हाँ जी मैंने जो कार्य किया उसमें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर भी इन्वॉल्व थे, तो तब जाके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर भी जो है शक के दायरे में आ जाएंगे और उनके ऊपर भी पेनल्टी वगैरह, फाइन वगैरह लग जाएगा, ठीक है, केस चलेगा। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जियो जो है अंबानी से आपका बात हुआ था, तो तब तक अंबानी को कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ चुका है? इतना ही आपको याद रखना है।
एक बार रीड कर लेना इसको, ठीक है। इससे हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क अगर पूछा तो पूछा, 5 मार्क जैसे ही पूछेगा कौन से टर्म में पूछा गया है 2018 2019, ये मैंने लिख कर रखा है यहाँ पे, एक बार देख लेना, ठीक है हम लोग। ठीक है, अब तक क्लासेस शायद आप लोग को बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा, एंड आज जो है आज का क्लास भी आप लोग को बहुत बढ़िया लगने वाला है, क्योंकि आज का क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। शायद और एक क्लास लग जाए JIGL के ऊपर, लेकिन हाँ जी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियो में बता दूं SLCM का पार्ट C एंड EBCL का पार्ट 2 का भी रिवीजन में लाऊंगा। सिर्फ ये मत देखना कि चैप्टर्स कम है, आपको देखना कि मार्क्स कितना है। यहाँ पे 30 मार्क SLCM में एंड 25 मार्क हमारे EBCL में मैं आपको करवा दूंगा, और इस प्रकार से करवाऊंगा कि आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो मैं करवाऊंगा वो करके चले जाओ, बवाल हो जाएगा आपका ज़िंदगी। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ बवाल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या है? हाँ जी, ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है भैया, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है ना, बताना शर्मा का है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? ओके, ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें, पता है तेरे को, सुनना, जिसमें 458 आर्टिकल्स है प्लस 25 पार्ट्स है। यहाँ पर दिया होगा शायद, देख ले एक बार। हाँ 395 लिखा है, लेकिन ये आउटडेटेड है। ये जो 395 लिखा है ना, 395 लिखा है एंड 22 पार्ट्स लिखा है, ये आउटडेटेड है। 12 शेड्यूल ये सही है, ठीक है, प्लस 12 शेड्यूल्स। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के मदद से हम लोग पूरा देश को चलाते हैं। समझ में आ रहा है, पूरा देश चलता है ये 458 आर्टिकल्स प्लस 25 पार्ट्स प्लस 12 शेड्यूल्स के मदद से। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, यहाँ पे पढ़ने लायक तो बहुत कुछ है ना, पढ़ने लायक तो बहुत कुछ है। मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं मार्क करवाता जाऊँगा, आप लोग देखते जाना एंड करते जाना वही चीज़, ठीक है। सबसे पहले प्रियम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या कहता है? द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सुनना, सेट्स आउट द एम एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ जी, ओके। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कहाँ पे लिखा है बताइए? प्रियम्बल में, ठीक है, ओके ओके, हाँ इतना आप याद रखो। फिर हम लोग देखेंगे, अच्छा, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं, सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आता है वो है फंडामेंटल राइट्स, जिसके बेसिस पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल देखो सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे तुम जा नहीं सकते, सीधा मुंह उठा के चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी केस है एंड उसमें आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपके पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट जाना होगा, फिर जाना होगा आपको हाई कोर्ट, फिर जाना होगा आपको सुप्रीम कोर्ट, अपील करते करते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स, ये आपके दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। पहला है, देखो 6 कैटेगरीज है फंडामेंटल राइट्स के। पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना होगा, कौन से आर्टिकल्स इन कैटेगरीज में गिरते हैं। तो 18 to 14 आर्टिकल्स जो है वो गिरता है हमारे राइट टू इक्वालिटी में, 1922 गिरता है हमारा राइट टू फ्रीडम में, फिर
ये एंड लिखा है, ये एंड नहीं होगा, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, 2 होगा, 14 to 18, 14, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूजा मत जाना, देखो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 19, 21, 22 यहाँ पे है अपना 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर है राइट टू फ्रीडम, 25 to 28, फिर है 29, 30 एजुकेशनल राइट्स, उसके बाद है सीधा आर्टिकल 31 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब यहाँ पे एक बच्चा जो है वो बोलेगा कि सर एक बात बताइए, यहाँ पर एक आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा, वो है आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 दिखाई नहीं दे रहा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आर्टिकल 31 जो है, आर्टिकल 31 जो है ये अब हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 31 हमको पावर देता था राइट टू प्रॉपर्टी को। एक चीज़ याद रखना, ये जो राइट्स है ना अपने फंडामेंटल राइट्स होता है बेसिक राइट। बेसिक राइट अपना जीवन जीने के लिए जो बेसिक राइट चाहिए होता है वो है फंडामेंटल राइट्स। उसके लिए आप पैसा दो ना दो, आपको गवर्नमेंट वो फंडामेंटल राइट्स तो देगा ही देगा। ये पेड नहीं रहता है, ये बेसिक राइट रहता है जो कोई भी गवर्नमेंट आपको देना ही होगा। कोई भी सत्ता आ जाए उनको तो देना ही होगा आपको, समझ में आ रहा है। ये इनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। फंडामेंटल राइट्स, कोई भी इंसान फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। आपको अगर आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जा रहा है तो आप बिंदास जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही ये होता है कि ये बेसिक राइट है, आपको ये दिया ही जाएगा। आप बॉर्न एंड बॉट अप हो इंडिया में, आपको तो ये मिलना ही है। ये है फंडामेंटल राइट, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनो, आर्टिकल 31 जो है ना, सुनना, आर्टिकल 31 जो है वो था अपना राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है बहुत दिक्कत वाला बात हो चुका था। ये राइट टू प्रॉपर्टी था बहुत पहले, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था बहुत पहले। इसको हटाया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया, ठीक है, हटाया गया इन द ईयर 1978। ये क्यों हटाया गया मैं आपको बताता हूँ। देखो ये राइट टू प्रॉपर्टी क्यों लाया गया पहले वो समझ लो। देखो इंडिया के पार्टीशन के समय ना, इंडिया का जो पार्टीशन हो रहा था, पार्टीशन के समय भैया बहुत सारे इंडियंस जो है वो बांग्लादेश में थे, बहुत सारे इंडियंस पाकिस्तान में थे, है ना। तो उनको तो इंडिया में आना है, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने कहा कि जितने भी लोग इंडिया आना चाहते हैं वो इंडिया आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हम लोग घर प्रॉपर्टी देंगे। अब उन्होंने ये क्यों कहा समझो, क्योंकि ये बेचारे भैया यहाँ से जन्म से पाकिस्तान में है। ये तो पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान था नहीं, ये क्या था, हाँ जी ये था इंडिया। बांग्लादेश तो पहले बांग्लादेश था नहीं, ये क्या था, इंडिया ही तो था। तो कहा कि देखो आप लोग अपना घर बार यहाँ से छोड़ के इंडिया आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसको हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया है। अब जितने भी लोग पाकिस्तान में रहना चाहते तो एज अ मुस्लिम कंट्री तो वो लोग रह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो हिंदू भाई बहन हैं वो लोग आ सकते हैं इंडिया में, क्योंकि हिंदू या कह लो या फिर दूसरे भी कह लो, सिर्फ हिंदू नहीं, पाकिस्तान के लोग, मतलब ये जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो लोग भी आ सकते। जिनको रहना है इंडिया में रहो और जिनको सेपरेट कंट्री चाहिए वो सेपरेट बना लो। तो मैक्सिमम मुस्लिम्स जो है वो पाकिस्तान में जा चुके थे, उनको सेपरेट कंट्री चाहिए था, बहुत सारे भाई बंधु यहीं पे थे, है ना। अब ये जो बंदे पकड़ लो यार, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताओ, ये जो हिंदू भाई बंदे हैं, ये जो यहाँ पर आएंगे, या फिर मुसलमान भाई बंदे, क्रिश्चियन भाई बंदे बंधु है, ये जो इंडिया में आएंगे वो कैसे आए, उनका ना घर है ना बार है, कैसे आ जाए छोड़ के अपना घर बार। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं आर्टिकल 31 के तहत आपको राइट टू प्रॉपर्टी का राइट दे रहा हूँ। इसके तहत आपको पूरा प्रॉपर्टी मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी इंडिया में जन्म ले रहा है, इंडिया में रह रहा है, इंडिया का ओरिजिन का है, उनको तो प्रॉपर्टी मिलना ही है, ठीक है ना। लेकिन जब 1978 आया तब गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हो चुका था कि भैया यार प्रॉपर्टी कितनों को देते रहे हम, राइट टू प्रॉपर्टी ये सबको देना होगा। फिर तो वो लोग कमाई करके खुद का प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, वो रिलाई हो जाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, तो सबको प्रॉपर्टी देना पॉसिबल नहीं है। तो इंडिपेंडेंस का बात था 1947, वो बहुत पहले का था। फिर 1978 तक राइट टू प्रॉपर्टी था, उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, हटाया गया फ्रॉम दी बताइए ना, फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत ही बवाल, ठीक है। इसको हटा दिए फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट्स। क्यों हटा गया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी भैया प्रॉपर्टी कितनों को देते रहे हम लोग, ये था उनका बात। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, समझ चुके। अच्छा ये तो समझ चुके सर।
अच्छा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आ जाता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट इसको कहा जा रहा है। देखो स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, फिर हमारे महाराष्ट्र, फिर हमारे बताइए ना, बताइए, हाँ जी, न्यू दिल्ली, फिर हमारे कौन सा सर, हाँ जी, कश्मीर, अरे भाई मेरे, वेस्ट बंगाल, ओहो हो, नागालैंड, हाँ। तो ये सारे जो है ना, ये सारे स्टेट तो है, कुछ तो यूनियन टेरिटरीज भी है। इनको हम लोग स्टेट नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, याद रखना, स्टेट का मतलब होता है द गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब होता है द एंटायर गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? स्टेट का जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, याद रखना, स्टेट का मतलब होता है पूरा इंडिया का गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक पर्टिकुलर टेरिटरी का गवर्नमेंट नहीं। तो स्टेट इंक्लूड्स, देखो अच्छे से, स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है? द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स and all local or other authorities within the territory of India and under the control of the government of India। समझ में आ रहा है? इसमें सब कुछ आ जाएगा, इसमें सब कुछ एंटर हो जाएगा। द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंटर में जो बैठे हैं वो, और जो टेरिटरीज में बैठे हैं, हमारे स्टेट में बैठे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सारे पंजाब, तो यहाँ पे गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट, स्टेट का गवर्नमेंट प्लस स्टेट का लेजिस्लेचर। फिर ऑल द अदर लोकल ऑथोरिटीज़। अब ये जो लोकल ऑथोरिटीज़, ये कौन है? लोकल ऑथोरिटीज़ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जो है वो सारे लोकल ऑथोरिटीज़ हो जाएंगे। ये कहलाया जाता है स्टेट, ठीक है। तो फ्यूचर में जब मैं स्टेट कहूँगा तो ऐसे मत समझना कि मैं वेस्ट बंगाल जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये बहुत फेमस केस है, टेस्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटलिटी है। देखो, टेस्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटली और एजेंसी ऑफ द स्टेट, ये बहुत ही फेमस केस है। मैं आपको यहाँ से, मैं इसका, देखो, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, बहुत ही फेमस केस है। इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये कौन सा केस है? ये एक टेस्ट है। इस केस में टेस्ट हुआ फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट और नॉट, ठीक है। वेदर एन एंटिटी, कोई दुकान बिजनेस कंपनी, ये हमारे स्टेट के अंदर आता है कि नहीं, हमारे स्टेट के अंदर आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अब। तो इसमें क्या बताया गया है, सुनो। बोले कि इस केस में हम लोग ने डिटरमाइन किया कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे इस केस में, कौन से केस में, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि भैया ये सारे अगर इंग्रेडिएंट्स है तो आप अंडर द स्टेट हो, आपको स्टेट ही कहलाया जाएगा, आप पार्ट ऑफ द स्टेट कहलाया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या तो स्टेट का एजेंट कहलाया जाएगा, ठीक है, बट यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट अंडर द स्टेट, ठीक है, यू आर वर्किंग अंडर द स्टेट, एंड इफ इट इज़ नॉट देन यू आर नॉट, ठीक है। तो ये कौन सा है? देखो, सबसे पहले अगर पूरा शेयर कैपिटल कॉरपोरेशन का गवर्नमेंट ही हेल्ड करके रखा हो तो, ठीक है, फिनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है स्टेट, ठीक है, कितना दे रहा है? सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉरपोरेशन। एक कंपनी चल रहा है, उसका पूरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट चला रहा है, तो ये क्या समझेंगे हम लोग समझेंगे ना भाई मेरे, ये तो गवर्नमेंट का ही है फिर। अच्छा, मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है, गवर्नमेंट ने किसी एंटिटी को मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करने के लिए दिया है, क्या बताइए? गवर्नमेंट ने किसी एंटिटी को मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करने के लिए दिया है। तो हम लोग, मोनोपोली मतलब क्या होता है? तुम अकेला बिजनेस करोगे और तुम्हारे कंपटीशन में कोई नहीं है, ठीक है, तो तब हम लोग मान लेंगे ये तो गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल है, ठीक है, स्टेट कंट्रोल है, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट मतलब स्टेट पूरा कंट्रोल कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेशन को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितना मार करा रहा हूँ इतना ही, उसके बाद हाँ, फंक्शंस ऑफ द कॉरपोरेशंस आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, एंड आर क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस। तो जैसे गवर्नमेंट काम कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी काम कर रहे हो, आपका कॉरपोरेशन भी उसी डायरेक्शन पे काम कर रहा है, तो आपको भी कहलाया जाएगा स्टेट, ठीक है, ओके। या तो कहलाया जाएगा कि आप स्टेट के ही हो। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉरपोरेशन, किसी कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट ने अपना डिपार्टमेंट सौंप दिया कि भैया तू चलाना इस डिपार्टमेंट को, किसी भी कॉरपोरेशन को।
तब हम लोग कह सकते कि इट्स बीइंग एन इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस बहुत अच्छे से याद रखना है, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। देखो अगर फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट का है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर एक जेरोक्स का दुकान खोल लिया मैंने। अब स्टेट बैंक के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनके वहाँ पे जेरोक्स मशीन नहीं था, वो बाहर आके मेरे से जेरोक्स करवाते थे। तो स्टेट बैंक का सारा जेरोक्स का काम मैं ही देखता था। तो एक चीज़ बताओ, क्या मैं मेरा जो ये दुकान है ये गवर्नमेंट का हो गया है क्या? मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी मेरा तो गवर्नमेंट का दुकान है, फिर ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट द्वारा चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये सारे कंडीशंस जो है ये हम लोग फुलफिल करेंगे, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि चलो ठीक है ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, सिंपल भाषा में, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को। अच्छा फिर देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बताना भाई मेरे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। दोनों आर्टिकल 13 में आता है, दोनों आर्टिकल 13 में आता है। ठीक है, दोनों आर्टिकल कितना में आता है बताइए? आर्टिकल 13 में आता है, दोनों आर्टिकल 13 में आता है। अच्छा ये कहाँ ये आर्टिकल 12 में आता है अपना डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इस चीज़ का ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से भाई मेरे। ठीक है, आर्टिकल 13 आता है अपना डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में मैं एक डिक्टेट कर देता हूँ, फटाफट लिख लो, एंड यही आपको एग्जामिनेशन में लिख डालना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लिख लो फटाफट। बोथ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी आर गवर्नड बाय आर्टिकल 13। लिखो, बोथ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी आर गवर्नड बाय आर्टिकल 13। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, लिखो एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, या फिर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, if a new fundamental right is made which is inconsistent मतलब consistent नहीं है, which is inconsistent with an existing law, then the existing law लिखो which is inconsistent with an existing law, then the existing law will become dormant, because ठीक है। अच्छा इतना लिखो, बिकम डॉर्मेट, फिर लिखो बिकॉज फंडामेंटल राइट विल इक्लिप्स दैट लॉ। ठीक है, बट इफ इन फ्यूचर दैट फंडामेंटल राइट इज रिमूव्ड देन दैट एग्जिस्टिंग लॉ विल अगेन बिकम एक्टिव एंड इफेक्टिव। ये लिख सकते हो फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक बार फटाफट लिख लो। Both doctrine of eclipse and severability are governed by Article 13. As per doctrine of eclipse, if a new fundamental right is made which is inconsistent with an existing law, then the existing law will become dormant because fundamental right will eclipse that law. But if in future that particular fundamental right is removed, then that existing law will become active and effective. ठीक है, यह हो गया अपना इक्लिप्स का। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लिख लो फटाफट। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ओनली दैट पोर्शन ऑफ द लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट विल बिकम डॉर्मेंट एंड नॉट द एंटायर लॉ। मैं समझाता हूँ आपको फटाफट यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, टेंशन नहीं लेना जिंदगी में। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ, पहले हम लोग करेंगे इक्लिप्स। ठीक है, क्लॉज 1 क्लॉज 2 करके आएगा आर्टिकल 13 में लिखा है ये चीज़। क्या लिखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है? देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कोई अगर न्यू फंडामेंटल राइट आया, ठीक है, जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो कि इक्वल्स टू नहीं है, इनकंसिस्ट है विद द एग्जिस्टिंग लॉ। फिलहाल जो इंडिया में कानून चल रहा है वो है एग्जिस्टिंग लॉ। न्यू फंडामेंटल राइट मतलब नया फंडामेंटल राइट एंटर किया है, तो हम किसको मानेंगे? क्वेश्चन है ये, तो हम लोग किसको मानेंगे, है ना? तो यहाँ पर बताया गया है इक्लिप्स में कि इक्लिप्स का मतलब क्या होता है। हाँ जी, मूनर इक्लिप्स पता है ना, मूनर कह रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, यह है चांद,
है ना, ये चांद है, ये चांद क्या है बताइए, एग्जिस्टिंग लॉ। अब इक्लिप्स क्या है, ग्रहण लगना। अच्छा सर पूरा देसी समझाओगे क्या, हाँ जी पूरा देसी समझाएंगे, काहे नहीं समझाएंगे पूरा देसी। ये है अपना, यार एक काम करते हैं सही से करते हैं भैया, टेंशन गए। ये है अपना एक, ये है अपना दो। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, ये है हमारा एग्जिस्टिंग लॉ, ये है हमारा न्यू फंडामेंटल राइट। किसका पावर ज़्यादा है सबसे पहले ये बता दो, ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, ये ज़्यादा पावरफुल है। ये पावरफुल क्यों है एंड इक्लिप्स का कंसेप्ट कैसे आया समझाता हूँ मैं। ये है अपना एग्जिस्टिंग लॉ, ये है अपना एग्जिस्टिंग लॉ। अब ये एग्जिस्टिंग लॉ है और ये क्या है, ये अपना न्यू फंडामेंटल राइट है। अब ये जो न्यू फंडामेंटल राइट जो है ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे छा जाएगा, फिर इसके ऊपर आ जाएगा ये न्यू फंडामेंटल राइट, है ना, इसके ऊपर ये न्यू फंडामेंटल राइट ऐसे आ जाएगा। जैसे आ जाएगा ना इसके ऊपर, क्यों आ जाएगा, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, हाँ जी क्यों इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि दोनों कंसिस्टेंट नहीं है, दोनों कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट कहता है कुछ और एंड एग्जिस्टिंग लॉ कहता है कुछ और, इसलिए फंडामेंटल राइट्स हमेशा इक्लिप्स कर जाएगा अपने एग्जिस्टिंग लॉ को, मतलब ये इसके ऊपर छा जाएगा, मतलब ये इसके ऊपर छा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से छा जाएगा। अब इक्लिप्स में ये भी बताया गया है कि मान लो फ्यूचर में मैंने इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया, ठीक है, इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया तो ये फंडामेंटल राइट हट जाएगा। ग्रहण लगने के बाद हट जाता है ना, किसी समय बाद हट भी सकता है, नहीं भी हट सकता फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। अगर बाई चांस हट गया ये फंडामेंटल राइट तो ये जो एग्जिस्टिंग लॉ था ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब तक ये फंडामेंटल राइट है और ये इक्लिप्स करके बैठा है तब तक हम लोग न्यू फंडामेंटल राइट को ही फॉलो करेंगे, ना कि एग्जिस्टिंग लॉ को। समझ में आ चुका है, इससे बढ़िया तो भैया चंद्रमा भी आपको समझा नहीं पाएगा। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। ये हो चुका है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है, ये हो चुका है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। मैंने बोला बताओ। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है, सर मैं भी आर्टिकल 13 ने ही मेरे को जन्म दिया है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि इतना काहे कठोर हो जा रहे हैं सर। एक काम करते हैं ना, जितना इक्लिप्स कर रहे हैं, जितना इक्लिप्स कर रहा है उसको हम लोग एक काम करते हैं, पकड़ लो ये है, ठीक है। अब ये न्यू फंडामेंटल राइट जो है ना इतना इक्लिप्स कर रहा है, पूरा ये पूरा इक्लिप्स हो रहा है। तो ये अगर पूरा इक्लिप्स हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो है ये अगर पूरा इक्लिप्स हो रहा है तो इतना हम लोग एक काम करते हैं, न्यू फंडामेंटल राइट को फॉलो करते हैं। एंड ये जो पोर्शन है जो कि इक्लिप्स नहीं हुआ है, ये फ्रेश पोर्शन अभी है यहाँ पे, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना एग्जिस्टिंग लॉ ही पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग इनएक्टिव नहीं कर देते, सिर्फ जितना पोर्शन लॉ का जितना पोर्शन इक्लिप्स हो रहा है उतना पोर्शन हम लोग न्यू फंडामेंटल राइट को फॉलो करते हैं। एंड जितना पोर्शन ऐसे मतलब इक्लिप्स नहीं हो रहा है तो वो अपना न्यू एग्जिस्टिंग लॉ फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पकड़ लो, एक लंबा चौड़ा लाइन लिखा, ये 2 लाइन लिखा है हमारे न्यू लॉ में, न्यू फंडामेंटल राइट में, और ऐसे ही सेम मैटर में 2 ऐसे बड़े बड़े लाइन लिखे हैं हमारे एग्जिस्टिंग लॉ में। अब दोनों जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता। अब क्या पूरा मेल नहीं खाता? इक्लिप्स कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि अगर पूरा मेल नहीं खाता है तो इसी को फॉलो करो, ठीक है, न्यू फंडामेंटल राइट को ही फॉलो करो। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि कितना मेल नहीं खाता है वो तो चेक कर ले, पकड़ ले। अगर पहला लाइन मेल खा रहा है, पहला लाइन सही है, कंसिस्टेंट है, तो पहला लाइन फॉलो करो, दोनों का ही फॉलो करो, एग्जिस्टिंग लॉ का फॉलो करो फिर, है ना। पहला लाइन में इनकंसिस्टेंसी नहीं है, पहला लाइन में इनकंसिस्टेंसी नहीं है, सिर्फ सेकंड लाइन में इनकंसिस्टेंट बन रहा है। तो अगर सेकंड लाइन में इनकंसिस्टेंट बन रहा है तो सेकंड लाइन फॉलो करो अपना न्यू फंडामेंटल राइट का, एंड जो इनकंसिस्टेंट नहीं है वो अपना एग्जिस्टिंग लॉ का फॉलो करो, तो दोनों रहेगा ना यहाँ पे फिर। समझ में आ रहा है, समझ में आया क्या? तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी, दोनों मैंने समझा दिया है। इक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी एक ही डायग्राम में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ने वाले भाई मेरे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हो चुकी है, जितना मैंने लिखा है वो आपको एग्जामिनेशन में छाप डालना है, ओके।
अच्छा, नेक्स्ट है वेवियर। वेवियर का मतलब क्या होता है समझाता हूँ मैं। वेवियर मतलब वो बंदा जो अपना फंडामेंटल राइट वेव कर दे। मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट इस प्रकार से, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, काहे नहीं पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर ऑफ राइट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट अ पर्सन इज इन हिज बेस्ट जज, मतलब पर्सन अपना खुद का बेस्ट जज होता है, एंड दैट ही हैज़ द लिबर्टी टू वेव द एंजॉयमेंट ऑफ सच राइट एज अ कन्फर्म टू हिम बाय द स्टेट। सिंपल बात है, ठीक है। आपको नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट तो आपने वेव ऑफ कर दिया, बोले कि ठीक है चल, ठीक है चल, मेरे को नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना ही आपको याद रखना है भाई मेरे। अच्छा, राइट टू इक्वालिटी शुरू हो रहा है यहाँ से, राइट टू इक्वालिटी यहाँ से शुरू हो रहा है। फटाफट करेंगे, एकदम फटाफट, ठीक है। अच्छा, राइट टू इक्वालिटी में कौन सा आर्टिकल आता है? सबसे पहले आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। बताओ फटाफट, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। अच्छा, क्या कहता है यहाँ पे, समझाता हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट आता है लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन यही सबसे इम्पॉर्टेंट एंड क्लासिफिकेशन है जो कि अपने को जानना है। सुनो, ये स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 में ये हम लोग समझ सकते हैं। स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 में सुनो। अच्छा, ये लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, ये वाला चीज़ जो है ना हम लोग को यहाँ से पढ़ना होगा, ठीक है। ये मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पर क्या लिखा है लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन में। सिंपल बात है कि बोले कि ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ना, इसमें क्लासिफिकेशन जो करेंगे हम लोग कभी भी ज़िंदगी में भी हम लोग क्लासिफिकेशन जो है वो जात पात देख के नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 एक्चुअली फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन फॉरबिड करता है, लेकिन क्लासिफिकेशन प्रोहिबिट नहीं करता। एक होता है क्लास लेजिस्लेशन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। फॉरबिड्स डज नॉट फॉरबिड्स क्लासिफिकेशन। अब क्लास लेजिस्लेशन में आ जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ऊंच जात, नीच जात, ठीक है। ये सारा फंडामेंटल हमारा जो आर्टिकल है, हमारा फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे मना है। बोले कि ये सब नहीं कर सकते आप, ये कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, इस प्रकार से नहीं हो सकता। क्योंकि पहले तो इनका द पीपल हु यूज टू बी पंडित्स, ठीक है, आर यूज टू बी नोन एज ब्राह्मण्स, ठीक है, हु हैव द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ पंडित्स। Okay, they are considered as the highest level of intellectual people, so that's why they were known as pandits. Kshatriya means warriors, ठीक है। The people who were into wars, who were developed as warriors, who were born as warriors, who were developed. Now when we call it as born as warrior, there is no such thing as born as warrior. You have to develop your skill as warriors, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। दोज काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन वर वेरी वेरी डिफरेंट, बट आफ्टर द colonization of India by British, the concept of classification changed. Okay, तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे जो चीज़ है, ये इनका मीनिंग ही चेंज हो गया, जो कि आप लोग को पता नहीं है। अच्छा, तो ये आर्टिकल हमारा कहता है कि भैया आर्टिकल 14 कहता है इसको हम लोग रोक लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोग रोक लगाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। क्लास लेजिस्लेशन नहीं हो सकता, लेकिन क्लासिफिकेशन ज़रूर हो सकता है। क्लासिफिकेशन मतलब CA, CS, CMA, आपके नॉलेज के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है, चलो। अच्छा, ये देखेंगे हम लोग स्कोप ऑफ आर्टिकल 14, जो कि आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। बोले आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन बट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन, ठीक है। बट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन। अच्छा, हाँ, सबसे पहला चीज़ है, इट मस्ट बी फाउंडेड ऑन एन इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया which distinguish persons or things that are grouped together from other left out from the group, मतलब CA इस प्रकार से, ठीक है। The differentia must have relation to the objects or to be achieved by the statute in question, ठीक है। और हम लोग डिफरेंस क्यों कर रहे हैं? अगर डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ एक हो जाता तो हम लोग स्पेसिफाई कैसे कर पाते कि इसका स्पेशलिस्ट कौन है? मतलब देखो, मरीज का जो है दवाई खाना कौन दे सकता है?
डॉक्टर ही दे सकते, वो सीएस तो नहीं दे सकता, है ना। वैसे ही कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज किसके पास होगा, कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज सीएस के पास होगा, वो तो डॉक्टर के पास नहीं रहेगा। तो यही बेसिक चीज़ है जो आपको समझना है। इसीलिए क्लासिफिकेशन हम लोग, ये मेजर ऑब्जेक्टिव था स्टैट्यूट का, इसलिए हम लोगों ने क्लासीफाई किया है ना। तो इंटेलेक्चुअल बेसिस पे होना चाहिए, एंड जो ऑब्जेक्ट हमारा है क्लासीफाई करने का वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। चलो उसके बाद ये क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेमली जियोग्राफिकल और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और ऑक्यूपेशंस और अदर, ठीक है। जियोग्राफिकल बेसिस पे भी कर सकते हैं हम लोग, जियोग्राफिकल बेसिस पे भी कर सकते हैं हम लोग, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट के बेसिस पे भी कर सकते हैं हम लोग, ऑक्यूपेशन के बेसिस, ऑक्यूपेशन इन द सेंस डॉक्टर इंजीनियर जो मैंने समझाया आपको, ठीक है। अच्छा, फिर आपको याद रखना है कि ये, फिर आपको यहाँ आ जाना है, देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुनो, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन इनैक्टमेंट, and the burden is upon him who attacks it to show that there has been a clear transition of the constitutional principles। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे मतलब ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, इसका शॉर्टकट लिख लो फटाफट, ठीक है। होगा, इफ एनी पर्सन चैलेंजेस द क्लासिफिकेशन, सुनना, इफ एनी पर्सन चैलेंजेस द क्लासिफिकेशन इज इनवैलिड, ठीक है, या फिर दैट क्लासिफिकेशन इज इनवैलिड लिख सकते हो, कि मतलब जो क्लासिफिकेशन हुआ है CA CS CMA, इस प्रकार से जो हम लोगों ने क्लासीफाई करके रखा है, ये इनवैलिड है। ये अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो समझना, ठीक है, लिख लो फटाफट। इफ एनी पर्सन चैलेंजेस दैट क्लासिफिकेशन इज इनवैलिड एंड इरेशनल, क्लासिफिकेशन इनवैलिड है भैया, CA CMA का कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, बहुत इनवैलिड है, बहुत इरेशनल है। तो कोर्ट कहता है कि भैया सुनो, तुमको लग रहा है इनवैलिड है, इरेशनल है, तो प्रूफ करो, तुम ही प्रूफ करो, इरेशनैलिटी प्रूफ करो तुम। तो इसको कैसे लिखना है, नंबर 4 ये वाला पॉइंट कैसे लिखना है, इस वाला पॉइंट को इस प्रकार से लिखना है भाई मेरे सोना, सुनो, देखो, इफ एनी पर्सन चैलेंजेस दैट क्लासिफिकेशन इज इनवैलिड और इरेशनल, ही विल हैव टू प्रूव द इरेशनलिटी, इस प्रकार से लिख डालो, ठीक है। चलो भाई मेरे, हो चुका है। अब जाएंगे हम लोग आर्टिकल 15 में, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। भैया मतलब रिलीजन एक्सेट्रा, तो इन ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम, समझे। अच्छा, ये जो चीज़ है ना भैया, ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर लागू होता है, प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होता। मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब रियलिटी। आप बोल सकते हो कि मैंने चलना सुनना, मेरे को CS एग्जाम स्क्वाड में एक अच्छा सा टीचर चाहिए, मैंने बोला कि मेरे को फीमेल टीचर ही चाहिए, मेरे को फीमेल टीचर चाहिए, क्योंकि बच्चे को फीमेल लोग जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो मेरे को फीमेल चाहिए। तो आप इस मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि देखो ये तो इरेशनलिटी हो रहा है सर, देखो ना आप ये हमारे कहाँ क्या कहते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि सर देखो ये फीमेल को ले रहा है, मेरे को नहीं ले रहा है, मैं तो मेल हूँ सर। तो बोलेगा भैया इसका प्राइवेट है भैया, तेरे को कुछ करना है तो स्टेट के अगेंस्ट करना, ये प्राइवेट है, फंडामेंटल राइट स्टेट आपको देता है, हम नहीं देते हैं, सैम सर नहीं देते हैं भाई मेरे, हम नहीं देंगे तुमको फंडामेंटल राइट, हाँ जी नहीं देंगे, समझे। तो ये बात क्लियर रखना दिमाग में, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाके अनशन बक के मत आ जाना, समझे ना। तो ये चीज़ समझ चुके हैं सर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ दैम, ठीक है सर। बहुत ही क्यूट सा बवाल सा था। आगे बढ़ते, बताए क्या सर, ये बताइए। देखो आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15(1) तो कहता है कि प्रोहिबिट कर रहे हैं हम लोग द स्टेट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है द स्टेट, ठीक है। अच्छा, बोले आर्टिकल 15(2) लेज डाउन दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसएबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड्स टू, ये सारा एक्सेस टू शॉप्स, मतलब तुमको दुकान में घुसने नहीं दे रहा है, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट तुमको नहीं जाने दे रहा है क्योंकि तुम फीमेल हो, या फिर तुम हाँ जी उच्च जात के हो, नीच जात के हो, इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फाउंड और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ फॉर द जनरल पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक के लिए, मतलब स्टेट ने जो बाथिंग घाट वगैरह, ठीक है ना, वो लोग खोल के रखा है, रिजॉर्ट, पब्लिक रिजॉर्ट, ठीक है, पब्लिक पार्क्स, उसमें तुमको जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तुम नीचे जात के हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो फिर
हाँ ये बी तक ही है, तो आप इसको यही तक करना है आपको, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 15 ना स्पेशल प्रोविजंस भी बनाता है किसके लिए, सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी। हेलो, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर देखो हम लोग करेंगे इक्वालिटी, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अब इस बात को ध्यान में रखना है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब ये आपको नहीं पढ़ने से भी चलेगा, यहाँ से नहीं पढ़ने से भी चलेगा, मैं अगर बता दूँ तब भी आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल चीज़ है ये कि यहाँ पर कहा जाता है कि देखो हम लोग ना इक्वालिटी तो देंगे तुमको, हम लोग तुमको इक्वालिटी पक्का देंगे, पक्का पक्का इक्वालिटी तुमको देंगे हम लोग, लेकिन इक्वालिटी जो है वो बेसिस पे, कौन से बेसिस पे रहेगा, हाँ जी, किसी भी बेसिस पे नहीं रहेगा। इक्वालिटी मतलब आपको नौकरी चाहिए, मैं आपको नौकरी दूंगा। मैं कौन हूँ, मैं हूँ स्टेट, ये प्राइवेट एंटिटी वाले नहीं, मैं स्टेट हूँ, मैं आपको नौकरी दूंगा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप हो सिख हो, ईसाई हो, आप क्रिश्चियन हो, आप जो भी हो आपका धर्म है, तो उसके बेसिस पे, या फिर आप लड़का हो लड़की हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर हो, इन सब के बेसिस पे हम आपको नौकरी से मना नहीं करेंगे पक्का पक्का, लेकिन कुछ कुछ तो एक्सेप्शंस रहेगा, पक्का पक्का एक्सेप्शंस तो रहेगा, ठीक है ना, एक्सेप्शंस रहेगा। आप क्योंकि आप मंदिर में पकड़ लो एक वैकेंसी निकला है पंडित का, वो है स्टेट चला रहा है वो मंदिर को, तो कोई मौलाना जो है वो तो अप्लाई नहीं कर सकता ना उसके लिए, फिर मौलाना कहेगा यार इक्वालिटी चाहिए हमको। वैसे ही अगर पकड़ लो एक मस्जिद पे अगर कोई मौलाना का वैकेंसी निकला है, वो भी स्टेट चला रहा है, अब कोई पंडित तो जाके अप्लाई नहीं कर सकता उसमें। इसी प्रकार से क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन्स का भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सेप्शन जरूर है, तो एक बार एक एक करके पढ़ेंगे फटाफट। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, ये पेन का ही नहीं काम कर रहा है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस और बर्थ और रेसिडेंस, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, हम आपको नौकरी जरूर देंगे। देखो ना, गारंटीज टू ऑल सिटीजन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है ना, इक्वालिटी दे रहा है आपको स्टेट के अंदर काम करने के लिए। सिंपल बात, पहला 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 है क्वालिफिकेशन। इसको ना ऐसे लिख लो फटाफट, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। नंबर वन में कैसे आपको लिखना है, एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्हेन अ जॉब requires, when a job requires some professional qualification, ठीक है, पहला। दूसरा में आप लिख डालो रिजर्वेशन, यह है, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, यहाँ पर है रिजर्वेशन, ठीक है। तीसरा है अपना ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर है अपना, हाँ इतना ही है। अब ये 4 और 3 क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 नंबर पॉइंट एंड 4 नंबर पॉइंट क्या है, बोले कि स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकते, आर्टिकल्स प्रिवेंट नहीं कर सकता स्टेट को। नथिंग इन दिस आर्टिकल कैन शैल प्रिवेंट स्टेट को फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्यूशनल सीनियरिटी टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट, ठीक है, इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मतलब उनके फेवर में लॉज बनाने के लिए या फिर उनके फेवर में कोई भी प्रोविजन लाने के लिए ये आर्टिकल रोक नहीं सकता, उनके फेवर में ला सकता है।
ठीक है, किनके फेवर में? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये सारा चीज़। हेलो, ठीक है, तो मेजरली जो है आपको लिखना है एग्जामिनेशन में ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो है बवाल तरीके से लिख के आ जाना। ये 3 एक्सेप्शन है, ये 3 एक्सेप्शन है एक्चुअली, और बाकी सारे जो है ये तो प्रोविजन बन ही सकता है। नथिंग इन दिस आर्टिकल करके है, नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब वो प्रोविजंस बन रहा है या बना सकता है ना। अच्छा, ये समझ में आ चुका है। रिजर्वेशन किन के लिए बताए? बैकवर्ड क्लासेस, वही SC ST है वगैरह, ठीक है, इनके लिए रिजर्वेशन, प्रोविजन कैन बी मेड फॉर रिजर्वेशन। ओके, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन के बेसिस पे जो ऑलरेडी है तो उनको ही मिलेगा, वहाँ पे आप लोग इक्वालिटी नहीं मांग सकते। चलो चलो आगे बढ़ते फटाफट। सर कॉन्स्टिट्यूशन में 1 घंटा लग रहा है, तो भैया बड़ा भी तो है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी छुआछूत, क्या बताइए? छुआछूत। तो इसमें बताया गया है अनटचेबिलिटी को भैया ऑफेंसिव है, अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंसिव पनिशेबल इन अकॉर्डिंग विथ लॉ। सीधी सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। फिर बताए अनटचेबिलिटी में एक चीज़ नहीं आता, अनटचेबिलिटी डज नॉट इंक्लूड एन इंस्टिगेशन टू सोशल बॉयकॉट। इस चीज़ का याद रखना, सोशल बॉयकॉट मतलब अनटचेबिलिटी नहीं है, सोशल बॉयकॉट मतलब अनटचेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये इस वाले केस स्टडी को आप लोग लिख के आ सकते हो। द्वारजय वर्सेस पदमन्ना, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या होता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब होता है, मतलब जैसे कि पकड़ लो सर, राज बहादुर, राय साहब, ठीक है, या तो हम लोग कहते हैं राय साहेब, साहेब करके नहीं बुलाते, तो ये सारे क्या है? ये सारे उच्च नीच का इंडिकेशन है ना। तो इसलिए उस प्रकार के टाइटल्स वगैरह इंडिया में नहीं यूज़ हो सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला है सर का टाइटल, ठीक है। अब उनको जो सर का टाइटल है, क्या हम लोग उनको सर सचिन तेंदुलकर करके बुला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर हम लोग अपने स्कूल के टीचर को सर बुलाते हैं, अबे वो अलग चीज़ है, ये सर अलग चीज़ है, ठीक है। सुनो, देखो, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, ठीक है। जब तक कि ना आपका एकेडमिक मिलिट्री, एकेडमिक डिस्टिंक्शन, मिलिट्री डिस्टिंक्शन ना हो। मिलिट्री मतलब कर्नल, मेजर, कैप्टन, ये सारे, ठीक है। ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गौरव से कहो तुम, अगर कर्नल हो तो, मेजर हो तो, कैप्टन हो तो। और एकेडमिक डिस्टिंक्शन मतलब CA में ये सारे टाइटल यूज़ हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट, शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। तो फॉरेन स्टेट से मिला था, तो इसलिए हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नो पर्सन जो कि हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट मतलब सिटीजन तो है नहीं इंडिया का, शैल वाइल होल्डिंग एन ऑफिस और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, मतलब आप बाहर देश के इंसान हो, आप इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया में ऐसे तैसे काम नहीं करो, इंडिया में स्टेट के अंदर काम करो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आप हालांकि इंडिया के नहीं हो, लेकिन फिर भी आप जब तक ये इस पद पे हो, कौन से पद पे हो, मतलब आप काम कर रहे हो स्टेट के अंदर, तब तक आप किसी भी प्रकार का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से कंसेंट ले लो तो हो जाएगा। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट emolument or office of any kind from under a foreign state। तो फॉरेन स्टेट से कोई भी गिफ्ट वगैरह आपको मिल रहा है तो इस प्रकार से नहीं ले सकते प्रेसिडेंट के अनुमति के बिना। हो चुका है। राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम देखेंगे, आर्टिकल 19(1) आ चुके हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। ये मैं करवाऊंगा नहीं बार बार, ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको समझा दिया है, आपको फटाफट रिवाइज करना है। क्या है इसमें, क्या आता है आर्टिकल 19(1) में क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है ऑल सारे सिटीजन को 6 फ्रीडम, 6 प्रकार का फ्रीडम देता है। एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, अगर इसको आपको ईजी भाषा में समझना है तो कैसे समझना है देखो, ठीक है, समझ में आ चुका है? ओके, इसको कैसे समझना है देखो।
पहले तो आपको फ्रीडम दे दिया स्पीच का, जो भी बोलना है बोल ले भाई मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज़ अ फ्री स्पीच नेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन का भी फ्रीडम है। आपको असेंबल करने का परमिशन भी दी, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। पीसफुली विदाउट आर्म्स मतलब आप एकजुट होके मिल सकते हो, बहुत बड़ा गैंग लेके निकल सकता हो, पीसफुली होना होगा विदाउट एनी आर्म्स। आप अपना एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, गली गली नुक्कर में हर जगह पे यूनियन एसोसिएशन है इंडिया में, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो आप इंडिया में कहीं भी, टेरिटरी इंडिया के पूरा टेरिटरी में आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पासपोर्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप घूमने चले गए, कहाँ पे चले गए, कश्मीर पसंद आ गया तो रिसाइड कर लो, सेटल हो जाओ वहाँ पे। हाँ जी, सेटल होने के लिए काम धंधा है तो वो भी स्टार्ट कर लो, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और एनी बिजनेस, फ्री है भाई मेरे, कर लो जो भी मन करे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो स्कोप है ना, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑन द फ्रीडम, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप रीड करोगे, नॉर्मली चीज़ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका स्कोप क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन में एक चीज़ आपको मैं पढ़वा दूंगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ये है परमिशेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि भैया आपको तो मैंने फ्री स्पीच दे दिया तो अब बकते जाओगे क्या, नहीं, आप ये सारे नहीं कह सकते, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। हाँ जी, अफजल हम शर्मिंदा है ना, इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो वो सारे हैं भैया, पकड़ के ना कहाँ कहाँ से डंडा घुसा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ होकर कुछ नहीं मत कर दियो। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट होना चाहिए, फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए, डिसेंसी और मोरालिटी होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। पब्लिक ऑर्डर मतलब पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ मत बोल देना, डिसेंसी और मोरालिटी रखना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के अगेंस्ट, कोर्ट के डिसीजन जो सुनाया गया है उसके अगेंस्ट बोलना चालू हो जाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोर्ट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, हाँ जी, जुडिशरी, राइट। अच्छा, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब क्या होता है समझाता हूं मैं। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब होता है प्रोवोकिंग बिहेवियर, जिसके कारण कोई ऑफेंस जो है वो क्रिएट हुआ हो, ठीक है, आपने प्रोवोक किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये हो चुका है। फिर हम लोग देखेंगे, अच्छा फिर इधर आ जाओ, फिर आता है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। आर्टिकल 20, 21, 22 तीनों आ जाते हैं यहाँ पे, देखो क्या कहता है, बोले कि ये गारंटी देता है, ये गारंटी देता है, कहाँ है, अच्छा यहाँ पे, आर्टिकल 20 गारंटीज टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन 3 राइट्स, नेमली 3 राइट जो है वो दिया जाता है। अच्छा, ये सिटीजन हो या फिर आप गोरे हो, काले हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपको ये 3 राइट इंडिया के ज़मीन पे ज़रूर मिलेगा। पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, फटाफट। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, आपने कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइम किया है मतलब पहले, उसके लिए जब आपने क्राइम किया था वो तब तक वो क्राइम नहीं था, तब तक उसको क्राइम के अंडर में कंसिडर नहीं किया गया था, ठीक है। अब वो क्राइम के अंडर में कंसिडर किया जा रहा है, तो पिछले वाले एक्ट के लिए आपको अभी सज़ा जो है, अभी जो लॉ बनाया है उससे आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता। मैं आपको समझाता हूँ, प्रोविजन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस मतलब समझो, नो न्यू लॉ, ये लिख लो फटाफट, नो न्यू लॉ कैन क्रिएट पास्ट एक्ट एज एन ऑफेंस, ठीक है। नो न्यू लॉ कैन क्रिएट पास्ट एक्ट एज एन ऑफेंस एंड इट ऑल्सो कैन नॉट इंक्रीज द पनिशमेंट फॉर द पास्ट ऑफेंस, ठीक है। दो चीज़ है आपको समझना है, पहली बात तो ये है कि पास्ट में आपने कोई एक्ट किया है तब वो ऑफेंस नहीं था, तो अब अगर न्यू लॉ बन रहा है, तो अब अगर न्यू लॉ बन रहा है तो पिछले वाले एक्ट के लिए आपको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप रास्ते से जा रहे थे, फिर आपने पान खा रहे थे, गुटखा खा रहे थे, गुटखा चबा रहे थे, एकदम गंदे बच्चे, एंड फिर आपने थूक दिया, कहाँ पे, ज़मीन पे, ठीक है, एकदम मेन रोड पे, तब तक जब आप थूके तब तक तो भैया किसी भी प्रकार का पनिशमेंट था ही नहीं उसके रिगार्डिंग। लेकिन कुछ दिन बाद लॉ बन गया, रास्ते पे किसी को देख रहा है थूकने में, पब्लिक प्लेस में अगर आप थूक रहे हो पान वान गुटखा उटका खा के, तो आपके ऊपर 500 रुपये का चालान लग जाएगा। तो
ये अगर लॉ बन गया तो अब कोई पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ के नहीं ले जा सकता बोल के कि भैया तूने तो पिछले हफ्ता किया था ये चीज़, मैंने तेरे को देखा था, ये लॉ ने न्यू लॉ बना है तो तेरे को 500 रुपये देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब न्यू लॉ बन चुका है उसके बाद अगर आप कोई कार्य करे हो तब जाके आपको पनिशमेंट मिलेगा। पिछले वाले पास्ट एक्ट के लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकता है, क्योंकि पास्ट एक्ट जब आपने किया था ना तब तो यह सर कोई लॉ था ही नहीं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ है कि आपने पास्ट में कोई एक्ट किया था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का जेल था उस एक्ट के लिए, उस कार्य के लिए। अब नया लॉ निकल चुका है 5 साल का जेल, और अब 1 साल आपका कटा भी नहीं है, अब जेल में बैठे हो, 6 महीना हुआ है सिर्फ। फिर आपको जेलर आके कह रहा है, ओए भैया न्यू लॉ निकला है, 6 साल के लिए बैठना पड़ेगा तेरे को। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने एक्ट किया था तब जो पनिशमेंट था उसी पनिशमेंट को आपको कंटिन्यू करना होगा। ऐसा नहीं कि न्यू लॉ आ चुके हैं, न्यू पनिशमेंट आपके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, समझ चुके हैं सर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी का मतलब समझा दीजिए। डबल जियोपार्डी का मतलब ऐसा होता है कि एक कार्य के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगा आपको, या ना कि 2 बार, डबल बार नहीं मिल सकता। ठीक है, एक आपने किसी भी प्रकार का ऑफेंस किया तो उसके लिए एक ही बार पनिशमेंट होगा, 2 बार पनिशमेंट नहीं होगा सेम ऑफेंस के लिए। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आपको कोई प्रोवोक नहीं कर सकता अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए। देखना, आपने ये देखा है कि नहीं, दिल्ली क्राइम्स आपने देखा है तो आपको पता चल जाएगा इस स्टेटमेंट का क्या महत्व है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। कोई भी बंदा आपको फोर्स नहीं कर सकता अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए भी। अगर आपने अपने खिलाफ गवाही दे भी दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने दया का एक थप्पड़ झापड़ खा के आपने गवाही दे दिया अपने अगेंस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोर्ट में जाके मुकर जाओ तब भी आप फ्री हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। तो लॉ जानना होगा। पुलिस ने पकड़ के आपको लेकर गया, ठीक है, आपने बताया कि हाँ तूने ये क्राइम किया, आपने बोला नहीं किया, तो आपको झापड़ मारा। फिर बोला तूने क्राइम किया, आपने बोला हाँ मैंने किया। ठीक है, उस वक्त बोल दो मैंने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट में जाके डिनाई कर दो, कोर्ट में बोल दो कि पुलिस ऑफिसर झापड़ मार के हमसे बुलवाई ये चीज़। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। चलो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी भी इंसान के प्राइवेट स्पेस में आप घुस नहीं सकते, पर्सनल लिबर्टी में घुस नहीं सकते। पर्सनल लिबर्टी में पर्सनल फ्रीडम में आप घुस नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस कोर्ट द्वारा किया गया हो वो कार्य। मतलब पकड़ लो, मेरे को लग रहा है कि तू एक टेररिस्ट है, मेरे को लग रहा है, तो कोर्ट ने जो है ना तुम्हारे पीछे 3-4 लोग 24 आवर्स निगरानी के लिए रख दिया है। तो क्या आप जा सकते हो कोर्ट के पास, सर मेरा तो पर्सनल लिबर्टी छीन रहे हो ना? ऐसा नहीं। एज इन देखो यहाँ पे बता रखा है ना, स्टैब्लिश बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। लॉ में अगर बोल रखा है मतलब लॉ के अकॉर्डिंग आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए ऐसा अनुमति मिल चुका है पुलिस ऑफिसर्स को। वो लोग आपके बेड में भी, आपके बेड नहीं, आपके रूम में भी बैठ के जाके झाँक के बैठ सकते हैं। ठीक है, वो देख सकते कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ऐसा एक बहुत फेमस केस था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कहाँ है, मैं चेक कर लूँ यहाँ पे फटाफट। ये खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या कहा गया, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ये लिख लो। पर्सनल लिबर्टी के बारे में ना, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बहुत फेमस कोर्ट है। कोर्ट हेल्ड इन दिस केस, लिख लो फटाफट। कोर्ट हेल्ड इन दिस केस दैट पुलिस कैन कीप अ वॉच ऑन एंटी सोशल पीपल एंड बैड कैरेक्टर। पुलिस कैन कीप अ वॉच ऑन एंटी सोशल पीपल एंड बैड कैरेक्टर। ये था इस केस का कंप्लीट जजमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए कि नहीं बताओ? हाँ सर, राइट टू एजुकेशन 21A कहता है राइट टू एजुकेशन। ये 21A है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो बोले कि कंपलसरी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। उनको भैया राइट टू एजुकेशन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये है आर्टिकल 21, ये 21A है, ये है 22। ठीक है, 22 क्या कहता है सुनो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। हाँ ये है। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। इसमें आर्टिकल 22 डज नॉट अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल पर्सन्स, मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन।
तो इन सब के ऊपर आर्टिकल 22 अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, आर्टिकल 22 कहता है कि भैया इन सब के ऊपर आर्टिकल 22 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 22 क्या सेफगार्ड करता है मैं आपको बता दूं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कोई भी आंडू पांडू आके आपको अरेस्ट एंड डिटेन नहीं कर सकता और किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, ठीक है। तरीका होना चाहिए। देखो याद रखना ये चीज़, ठीक है। आपका फॉलोइंग राइट है, ये सारा आपका राइट होगा आर्टिकल 22 के तहत। कोई भी अगर बंदा आके आपको अरेस्ट कर रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या राइट है। देखो, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन इन कस्टडी अनलेस ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड एज सून एज ही मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। मतलब आपको आके बिना कोई वजह के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपको बोलना होगा कि क्या रीज़न है अरेस्ट का, मेरे को पहले ये बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, सच पर्सन शेल हैव द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। वो अपना खुद का लीगल प्रैक्टिशनर जो है ला सकता है, ठीक है। ला के डिफेंड करने का उसका पूरा अधिकार है। फिर अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। इस बात का ध्यान में रखना है। 24 आवर्स के ज़्यादा आपको जेल में नहीं रख सकते किसी भी कारणवश। सिर्फ एक चीज़ के कारणवश कि अगर पकड़ लो 24 आवर्स के बाद देखा जाए पब्लिक हॉलीडे है तो तब तो रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आपका दिन ही खराब है तो। वरना 24 आवर्स के ऊपर आपको रख ही नहीं सकते किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। ये है आर्टिकल 22। इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। लेकिन एलियन एनिमीज के अगेंस्ट आपको नहीं मिल सकता। देखो, नॉट अप्लाई, आर्टिकल 22 डज नॉट अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल पर्सन, मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन एलियन एनिमीज, पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, अदर पर्सन, ठीक है। अदर पर्सन में भी एलियन एनिमीज ही आता है। एलियन एनिमीज मतलब दुश्मन देश कंट्री के लोग, ठीक है। चलो आओ जाओ, पाकिस्तान। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब ऐसा होता है कि देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ना, मैं लिखा देता हूँ आपको, पहले सुन लो। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये बात बोला जाता है कि भैया प्रिवेंट कर सकते हैं आपको प्रिवेंट कर सकते। पकड़ लो आपका जेल टाइम था 1 साल, ठीक है, 1 ईयर। लेकिन आपको ना एक्सटेंडेड 2 मंथ्स के लिए आपको रख दिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। क्यों रखा है सर? क्योंकि ना जेलर जब जा रहा था ना आपके सेल के बाहर से, सेल के पास से गुजर रहा था, तब उसने सुना था कि आप ऐसे बात कर रहे थे अपने आप से कि एक बार मैं निकल जाऊं फिर देखो इतना बम ब्लास्ट करूंगा, इस प्रकार से सुन लिए। तो जेलर जो है वो कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 महीने के लिए कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर चाहिए होगा तो उसको अप्रूवल लेना होगा। किससे अप्रूवल लेना होगा? हाई कोर्ट से, ठीक है। देखो लिख लो फटाफट, मैक्सिमम 3 मंथ्स, बियॉन्ड दैट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस वेदर प्रेजेंट और पास्ट जजेस। अच्छा, एडवाइजरी बोर्ड से, हाई कोर्ट डायरेक्ट से नहीं, एडवाइजरी बोर्ड से, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिख लो फटाफट। 3 महीना जो है, 3 महीना जो है ये वो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा, ठीक है। ठीक है, मतलब सर बवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तो समझ में आ रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर का मतलब होता है इंसानों का खरीदा बेची करना, ठीक है। इंसानों का खरीदा बेची करना एंड फोर्स लेबर, उनको फोर्स करना काम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले में ए में आप ऐसे लिख सकते हो कि परचेज एंड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसे करके लिख लो सो दैट ना आप भूलोगे नहीं। एग्जामिनेशन तो ये वाला लिख लेना, आर्टिकल 23 imposes a complete ban on traffic in human being, beggar and other similar forces labor of forced labor, ठीक है। फिर यहाँ पर आर्टिकल 24 आ जाएगा कि भैया चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री और माइन। बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री और माइन मतलब जो चिल्ड्रन है वो 14 ईयर्स के नीचे के जो चिल्ड्रन है उनको आप फैक्ट्री एंड माइन में नहीं रख सकते कार्य करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये जो चाइल्ड लेबर कहते हैं ना, चाइल्ड लेबर इन्हीं के लिए है। मतलब ये फैक्ट्री एंड मतलब पकड़ लो आप ना एक छोटे बच्ची को आपके घर में लाए, ठीक है। शी हेल्प्स यू आउट इन योर डेली चोर्स, ठीक है, घर में काम करने के लिए शी हेल्प्स यू आउट। क्या वो आप बता सकते हो क्या वो हमारे फोर्स्ड लेबर में आता है कि नहीं, या फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर में आता है कि नहीं? हाँ जी, वो नहीं आता है चाइल्ड लेबर में, क्योंकि चाइल्ड लेबर वो आता है तब बिलो द एज ऑफ 14। और कहाँ पे?
कहाँ पे? फैक्ट्री एंड माइन पे। उसके बाद 14 साल के बाद तो भैया फैक्ट्री माइन में भी आप लगवा सकते हो बच्चों को। तो मतलब सर क्या बच्चों को लगवा दे? ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ठीक है। घर में अगर किसी बच्चे को ला रहे हो, बच्ची को ला रहे हो, बच्चे को ला रहे हो, बच्ची को ला रहे हो, किसी को भी ला रहे हो, तो इतना ध्यान रख दो कि यार उनका लाइफ बेटर हो जाए, है ना। चलो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखो बताओ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भैया रिलीजन का क्या बताए हम आपको, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। ये देश जो है हमारे, ये रिलीजन मतलब क्या ही बताए, इतना रिलीजन है, अब तक हम लोग खुद डिस्कवर नहीं कर पाए कि कितना रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ, देखो आर्टिकल 25 राइट देता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस मतलब रिलीजियस फेथ, ठीक है, इनर बिलीफ, ठीक है, इन सब में आप कर सकते हो, आपका खुद का मर्जी। द राइट फील्ड टू पॉजेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ठीक है, बट दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, अदरवाइज इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये छोड़ दो, आपको ये याद रखो सिर्फ, ठीक है, ये 2 पॉइंट, अच्छा इसमें से हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अच्छा ये हो चुका अपना आर्टिकल 25। अभी जो 25 है इतना छोटा तो है नहीं, अच्छा ये देखो आर्टिकल 25 डिस्कस्ड अबाउ प्रोटेक्ट्स द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। आर्टिकल 26 भी रिलीजन का ही है। आर्टिकल 26 डील्स विद द कलेक्टिव राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस। इसमें क्या क्या आता है आर्टिकल 26 में, बोले कि इट ग्रांट्स टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्ट देयर ऑफ द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, मतलब आप अपना मंदिर मस्जिद खोल सकते हो रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, अपना खुद का अफेयर आप खुद चला सकते हो, ठीक है। टू ओन एक्वायर मूवल एंड इमूवल प्रॉपर्टी, आप ज़मीन जायदाद खरीद सकते हो मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है, लॉ के हिसाब से आप उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, तो ये आपको राइट दे दिया है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 कहता है नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स द प्रोसीड ऑफ विच आर स्पेशली appropriated in any payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। मतलब 27 में बोल दिया prohibits the payment of taxes for मंदिर एंड मस्जिद एंड ऑल दिस रिलीजियस डिनोमिनेशंस को टैक्स पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मंदिर में बहुत पैसा है, मंदिर मस्जिद इन सब में, ठीक है। और भैया इंडियन का जो इंडियन मंदिरों में जितना पैसा है ना भैया, मतलब इतना सोना एंड पैसा इतना है, मैं आपको बताऊं कि भैया पूरा एक देश खरीद सकते हैं हम लोग, इतना पैसा है, समझे, मजाक नहीं कर रहे हम, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब वो तो कैलकुलेट नहीं होता है ना। अच्छा देखो आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 सेम चीज़ कहता है प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इतना आप याद रखो। पूरा पढ़ने जाओगे ना तो दिमाग में बैठेगा नहीं, आपको इतना याद रखना कि आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता। समझ में आ रहा है, समझ, और अगर दिया जा रहा है तो ये आपके ऊपर है, आपको फॉलो करना ही नहीं करना है, ठीक है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। लेकिन सर मेरे को तो, मैं देखता हूँ सर ये जो क्रिश्चियन स्कूल है ना, वहाँ पे जीजस करते रहते हैं सर, तो क्या हो गया? हाँ जी, वो स्टेट फंड का थोड़ी ना है, वो स्टेट फंड का थोड़ी ना है, लेकिन स्टेट जो स्कूल कॉलेजेस चला रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके, फिर देखो ये आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो पर्सन अटेंडिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्ट इन सच इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर पकड़ लो स्टेट फंड से के द्वारा चल भी नहीं रहा है, प्राइवेट चल रहा है वो, ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपको बोलना चाहिए आप वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे कि नहीं करोगे स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 27 हो चुका है, 28 हो चुका है, अब 29 में आते हैं। 29 गारंटी करते हैं 2 प्रकार के राइट्स, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory of India or any part of thereof distinct language, script and culture its own right conserve the same। तो आप अपने ओन राइट, अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ये सेव करके रख सकते हो, ये आपका
राइट होगा, ठीक है। बचा के रखो। अगर आप नेपाली हो तो अपना खुद का कल्चर बचा के रखो। अगर आप अगर टुलू कम्युनिटी के हो तो आपका खुद का जो है वो बचा के रखो, लैंग्वेज एंड रिलीजन, ठीक है। ऐसा मतलब कोई मना नहीं कर सकते कि तुम यहाँ पे ये भाषा यूज़ नहीं कर सकते। कलकत्ता में बहुत देखा जाता है ये चीज़, मतलब कोई हिंदी बोल दे तो उनको बवाल आ जाता है। उनके मतलब क्या ही बताए, मतलब कलकत्ता का लोग क्या ही बताए, ठीक है। देयर वंस वॉज अ टाइम व्हेन वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन अब द पॉलिटिक्स हैव रूइंड द एंटायर वेस्ट बंगाल लाइक एनीथिंग, ठीक है। एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स विच आर हैविंग द सेम थिंग, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में बहुत कुछ अच्छा होगा भी नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब आई सी पीपल दे एंड ऑल्सो इन द इन प्लेसेस ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो, मतलब हिंदी से चिर है उनको। वेस्ट बंगाल में भी हिंदी से चिर है इनको। क्यों चिर है भाई मेरे? खुद का अपना अपना भाषा है भाई, बोलते रहो। तुम अपना भाषा प्रोटेक्ट करो, हम अपना भाषा प्रोटेक्ट करते हैं। अब कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज तो चाहिए होगा ना। हम कब कह रहे हैं कि हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज? हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी इज़ दी लैंग्वेज मोस्टली स्पोकन बाई द मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो ये एक सुविधा हो जाता है। उससे क्या हो जाता है कि भैया हम किसी भी मतलब और थोड़े ही लोग हैं अगर हिंदी समझ ले तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाएगा जिससे हम लोग बात कर सकते हैं किसी भी लोग से, है ना। इतना ही बात है, बाकी क्या है यार। तुम अपने घर में अगर अपने मम्मी डैडी के साथ, अगर तुम बंगाली हो और तुम अपने घर में मम्मी डैडी के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज ये तो बहुत कॉमन है वेस्ट बंगाल में, तो इंग्लिश में बात कर रहे हो या फिर यू आर टॉकिंग इन हिंदी, देन दैट इज़ योर प्रॉब्लम। यू आर नॉट प्रिजर्विंग योर ओन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, राइट। आई हैव रिलेटिव्स ऑफ माई ओन who do not speak in Bengali. They speak in English because they are trying to make their son fluent in English, or their son and daughter do not know how to speak in Bengali, their own mother tongue. So this is the situation. This is the situation of this generation. I don't know what is happening, but very very sad situation. Okay, anyways, Article 29 गारंटी करता है कि भैया अपना 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 लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट इसको प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। फिर देखो, नो सिटीजन्स कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एनी एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट वाले स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको डिनाई नहीं हो सकता, वहाँ पे कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता, नहीं तेरे को मैं नहीं एडमिशन दूंगा क्योंकि तू दूसरा रिलीजन का है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको स्टेट फंड मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा स्टेट फंड, क्योंकि आप क्या हो, स्टेट है ना, स्टेट चला रहा है इस स्कूल को, तो आपको भी स्टेट फंड मिलेगा, किसी भी रिलीजन का हो जाए, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 30 सिंपल कहता है कि राइट देता है माइनॉरिटीज़ को स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो माइनॉरिटीज़ भी अपना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C क्या कहता है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट विच वॉज प्रीवियसली गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 31। पार्ट ही से हटाया गया है, बट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन इंसर्टेड इन आर्टिकल 300A अंडर पार्ट 12 of the constitution. According article 300A reads, no person shall be deprived of his property save by authority of law। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हर बंदे को अपना प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है, ठीक है, यही बोला गया है यहाँ पे। अच्छा, हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर लेना है एक बार। Principles of the policy to be followed by the state. The state particularly must direct its policy towards directive policy, directive principles यही कहता है कि तुम अगर पॉलिसी बना रहे हो तो अपना पॉलिसी इस प्रकार से बनाओ कि इस प्रकार से बनाओ कि इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई हो। ये सारा क्या क्या है, पहली बात है दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली, इसके बारे में इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ निकालो कि मैन वुमेन सबको इक्वली हम लोग राइट दे पाए, ठीक है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दे पाए। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज द बेस्ट ऑफ सब, ठीक है, मतलब आपके जो रिसोर्सेज है कंट्री के वो इक्वली डिवाइड हो पाए पूरे एंटायर इंडिया में, पूरे कम्युनिटीज़ को, ठीक है। फिर देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फिर है
हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन इज़ नॉट अब्यूज्ड, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि मतलब काम करा है तो 12 घंटा काम कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। द चिल्ड्रन एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडमेंट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। स्टेट कहता है कि विलेज पंचायत भी बिठाओ यार, विलेज पंचायत भी बिठाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट मस्ट टेक इफेक्टिव प्रोविजंस बनाओ, इफेक्टिव प्रोविजंस बनाओ किसके रिगार्डिंग, इफेक्टिव प्रोविजंस बनाओ किसके रिगार्डिंग, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा ओल्ड एज, अच्छा अभी तो ऐसा भी लॉ है पता है ना आपको, कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया है एंड बाद में ये प्रॉपर्टी वो लोग ले भी सकते हैं आपसे, अगर आपके नाम पे कर दिया है तब भी ले सकते हैं प्रॉपर्टी आपके नाम से, वापस भी वो लोग ले सकते हैं अगर आपने उनको सही प्रकार से देखा नहीं है तो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स को अबंडेंट कर देते हैं ना, कि छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम में, इस प्रकार से, मतलब ओल्ड एज होम में, नॉट अनाथ आश्रम, ओल्ड एज होम में, है ना, तो इसलिए मैटरनिटी रिलीफ के रिगार्डिंग बनाओ यार प्रोविजंस, बहुत दरकार है। अच्छा तो इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हो आप, 8-10 तो पढ़ लो, काफ़ी है। फंडामेंटल ड्यूटीज होमवर्क है भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और क्या पढ़ाऊँ मैं। अच्छा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और किसके पास है, और किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है ना, गवर्नर के पास भी है ऑब्वियसली, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अच्छा ओ सॉरी ऑर्डिनेंस है तो पार्लियामेंट का, यहाँ पे आ जाएगा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, दोनों के पास पावर है। किस प्रकार का वो निकाल सकता है ऑर्डिनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, ठीक है। अच्छा प्रेसिडेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ जी प्रेसिडेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, इंडियन प्रेसिडेंट, ओके। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको सिर्फ समझना है, देखो ये पढ़ लो, द इंडिपेंडेंट पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेटिव बाय ऑर्डिनेंस हैज़ द फॉलोइंग peculiarities. The ordinance making power will be available to the president only when both the houses of the parliament have been prorogued or is otherwise not in session, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, और ऑर्डिनेंस पास कब किया जाता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जब पार्लियामेंट बंद हो, तो लॉ तो पार्लियामेंट में पास होता है ना, एक्ट वगैरह, और इमीडिएटली मेरे को चाहिए होगा ऑर्डिनेंस कोई लॉ बनाना, तो तब प्रेसिडेंट पास कर देता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद अच्छा द पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड आउट ऑफ द नीड ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड ही कैन नॉट बी कंपेल्ड। प्रेसिडेंट को देखो, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि भैया ये मेरे को चाहिए, ये आपको लॉ अभी निकालना है क्योंकि पार्लियामेंट अभी इन सेशन में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आपको निकालना है ये चीज़। अब प्रेसिडेंट को कोई कंपेल नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को अगर लगे कि हाँ ठीक है ये होना चाहिए तो वो कर देगा, अगर नहीं वरना नहीं करेगा। एक बार ऑर्डिनेंस पास हो गया है, फिर हम लोग वेट करेंगे असेंबली के बैठने का, जैसे असेंबली रीअसेंबल हो जाता है, पार्लियामेंट रीअसेंबल हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली वो जो हम लोगों ने ऑर्डिनेंस पास किया ना वो एक्सपायर हो जाएगा 6 वीक के अंदर अंदर, 6 वीक के अंदर अंदर। तो आपका ड्यूटी रहता है कि 6 वीक के अंदर अंदर आप फटाफट करके आप ये ऑर्डिनेंस को लॉ बना दो, ऑर्डिनेंस को आप पास करके उसको एक्ट बना दो। समझ में आ रहा है? द पीरियड ऑफ 6 वीक विल बी काउंटेड फ्रॉम द लेटर डेट इफ द हाउसेज ऑफ असेंबली रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स। ओके, राज्यसभा लोकसभा अलग अलग दिन में हो रहे हैं, अलग अलग दिन में रीअसेंबल कर रहे, तो लेटर डेट जो है वो लेंगे। गवर्नर का भी सेम ही है। इफ ए बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस वुड अंडर हिज कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये नहीं, क्या पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट का लॉ बना सकता है? मतलब स्टेट जो लॉ बनाना है उनके लॉ भी बना सकता है। हाँ जी, कब कब बना सकता है? नेशनल इंटरेस्ट में, ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय, ठीक है। फिर है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन टूट चुका है, ठीक है। फिर है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट, आसपास के स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया, पकड़ लो आसाम ने, जो आसाम ने एंड ये हमारे तमिलनाडु ने जो है रिक्वेस्ट किया कि भैया ये स्टेट जो है ये डूब रहा है, आप इनको संभालो इस स्टेट को। तब स्टेट के लिए पार्लियामेंट जो है वो पास कर सकते हैं लॉ।
वो नॉर्मली तो लेजिस्लेचर करता है ना। इंटरनेशनल इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के टाइम भी। अच्छा, जुडिशरी में कौन कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रिट्स, एक है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्ट्यूटरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। इसका मैं समझा देता हूँ आपको, टेंशन मत लो। सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। क्या बताइए ना, हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी। इसमें क्या होता है? हैबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी, मतलब दिस इज अ नेशनल ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स he has been confined and to set him free if there is no justification for his detention। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, समझा दो। देखो when, देखो यहाँ से habeas literally means to have the body। This is a national order to let the court know on which ground has been confined and set him free if there is no justification for his detention। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? मतलब आपने क्यों अरेस्ट किया इस बंदे को, कोर्ट को बताओ। अगर आपके पास रीजनेबल रीज़न नहीं है तो इस बंदे को छोड़ दो। ठीक है। मैंडेमस, मैंडेमस मतलब लिटिल मीन्स वी कमांड। मैंडेमस मतलब वी कमांड, मतलब वी कमांड। इसका मतलब क्या है सर? मतलब कि ये कमांड है, ये डायरेक्ट करता है किसी भी इंसान को, कॉरपोरेशन को, ठीक है, इन्फीरियर कोर्ट को और गवर्नमेंट को, रिक्वायरिंग हिम टू डू अ पर्टिकुलर थिंग स्पेसिफाइड देयर इन विच परटेन्स टू हिज और हिज ऑफिस एंड इज फ्यूचर इन द नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी। A command issued to direct any person, corporation, inferior court, government requiring him to do a particular thing specified therein। ठीक है। फिर है prohibition। prohibition का मतलब लिख लो साइड में। If a lower court, फटाफट लिख लो। If a lower court have accepted a case beyond its jurisdiction, then high court or supreme court can pass prohibition order and stop the lower court from passing judgment। लोअर कोर्ट ने अपने औकात से बाहर का केस ले लिया है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पास कर सकते हैं ऑर्डर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर सकते हैं उस कोर्ट को इस केस के रिगार्डिंग जजमेंट सुनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद है सर्ट्यूटरी। सर्ट्यूटरी मतलब बहुत सिंपल, ये भी लिख लो फटाफट। इफ लोअर कोर्ट हैज़ ऑलरेडी पास जजमेंट, जो कि उसके औकात के बाहर है, ठीक है, इफ लोअर कोर्ट हैज़ ऑलरेडी पास्ड अ जजमेंट देन दे कैन पास, दे मतलब कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैन पास सर्ट्यूटरी ऑर्डर। और सर्ट्यूटरी ऑर्डर से क्या हो जाता है? बाय सर्ट्यूटरी ऑर्डर एंड स्क्वॉश और कैंसिल सच जजमेंट। स्क्वॉश और कैंसिल मतलब उस जजमेंट को जो लोअर कोर्ट अपने औकात से बाहर जजमेंट सुना दिया है, उस जजमेंट को स्क्वॉश कर देगा या फिर कैंसिल कर देगा जजमेंट को। समझ में आ चुका है? यह है सर्ट्यूटरी। क्वो वारंटो मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन नॉट मिस यूज देयर पोजीशन। यही है क्वो वारंटो का मीनिंग। गवर्नमेंट ऑफिस, कभी कभार देखते हो कि यार आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, जो बंदा बैठा है उसको ए से बी तक का कुछ आता ही नहीं है, ए बी सी डी भी नहीं आता, वो बैठा है, तो मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करते हैं, अपने जगह किसी और को भेज देते काम पे, तो वो सारा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्वो वारंटो इनेबल्स इंक्वायरी इन द लेजिलिटी ऑफ द क्लेम वेयर पर्सन असर्ट्स टू एन ऑफिस एंड फ्रेंचाइज। ठीक है, मतलब ये जो बंदा बैठा है, आप बताओ तो आप कौन से बेसिस पे बैठे हो यहाँ पे? क्या आपको काम मिला है या फिर आप किसी दूसरे इंसान के जगह पे काम करने के लिए आए हो? तो ये क्वो वारंटो, बताओ आप कौन से बेसिस पे आपके अगेंस्ट में इंक्वायरी बिठा देना, तो वो चीज़ है। ठीक है, क्वो वारंटो। अच्छा, लेजिस्लेशंस, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जुडिशरी, म्यूनिसिपल, ऑटोनोमियस लेजिस्लेशन, ये एक बार देख लेना है। अच्छा, बिल किस किस प्रकार के बिल होते हैं? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिनेंस बिल, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिल, ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल। एक बार रीड कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये एग्जामिनेशन बहुत पॉपुलर है, एडहॉक कमेटी एंड स्टैंडिंग कमेटी। देखो, एडहॉक कमेटी आर अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक रीजन के लिए, और जैसे वो रीजन खत्म हो जाए उस कमेटी को हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड दे सीज टू एग्जिट व्हेन दे फिनिश द टास्क असाइन टू देम एंड सबमिट अ रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, apart from ad hoc committee, each house of the parliament has standing committee like the business advisory committee, the committee on petition, the committee of privileges and the rules and committee। ठीक है। अच्छा, अदर कमिटीज़ में बाकी सारे कमिटीज़ आते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया भाई मेरे, ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूरा एक क्लास लग गया रिवीजन करने में भैया, बहुत लंबा चैप्टर है, 1 hour 40 minutes लग गया। माय गॉड, बहुत लंबा टाइम लग गया।
एडिट वेडिट करेंगे तो इसमें और कम हो जाएगा टाइम। अच्छा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और एक वीडियो में बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो मिला के हम लोग करवा देंगे, ठीक है। तो और एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।